नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस यंत्र को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर से फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत हम कर सकें। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है बेल यानी जमानत के ऊपर कि उस दौरान आपके क्या क्या अधिकार हैं। थाने से जमानत, थाने से बेल आप कैसे ले सकते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल यानी संज्ञेय और असंज्ञेय जो अपराध होते हैं उनमें बेल के क्या क्या प्रावधान हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। और आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता विवेक सूद साहब मौजूद हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए। सर, जब बेल की बात करते हैं, जमानत की बात करते हैं, तो एक आरोपी है जो उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए जब अगर उसको किसी भी ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है? पहले तो उसको बेल के प्रोविजंस का आइडिया होना चाहिए। खैर उनके जो वकील होते हैं, जो आरोपी का जो वकील होता है जी, वही सारा ये प्रोसीजर फॉलो करता है। मगर बेल का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो पता होने चाहिए जी, हर सिटीजन को पता होने चाहिए जी, कि कभी भी अगर वो अरेस्ट हो जाए तो अरेस्ट के बाद क्या क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे और क्या प्रोसीजर है फॉर ग्रांट ऑफ बेल। जी, ठीक है सर। कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं, कुछ आरोप ऐसे भी होते हैं जिनमें थाने से ही जमानत मिल जाती है, तो थाने से जमानत का प्रावधान क्या रहता है और कौन से वो ऐसे अपराध होते हैं जिनमें थाने से जमानत मिल जाती है? देखिए, ये हमारे जो पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड है, जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं जी, तो क्राइम्स को क्लासिफाई किया है हमारे लॉ में, हमारे कानून में जी, कुछ बेलेबल ऑफेंसेस हैं, कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब ये है कि पुलिस स्टेशन में जैसे ही आप अरेस्ट होंगे जी, उसी वक्त आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। मीनिंग देयर बाय आप सलाखों के पीछे या आप जेल में नहीं जाएंगे। द मोमेंट यू आर अरेस्टेड यू हैव अ राइट टू बी ग्रांटेड बेल एट द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो हैं जहां पे बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है एक अक्यूज के लिए। उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल होगी और जो मैजिस्ट्रेट कंसर्न्ड है या जो सेशंस कोर्ट कंसर्न्ड है वो उनके पास पावर है टू ग्रांट और टू डिनाई बेल, कि बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। जो हम थाने से जो बेल हम लेते हैं, कितने वक्त के अंदर गिरफ्तारी के कितने वक्त के अंदर अंदर बेल हम ले सकते हैं और उस बेल का पूरा प्रोसीजर क्या होगा? क्या उसमें जो जमानती होते हैं वो कौन लोग बन सकते हैं? देखिए ये कहना कि कितने वक्त में बेल हो जाती है या बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए, ये मुश्किल है कहना, बिकॉज इसको आप पिजन होल में या किसी स्लॉट में नहीं डाल सकते, इसको आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं डाल सकते। वो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच पर्टिकुलर केस कि बेल कितने दिन में हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है। कई ऑफेंसेस में बेल नहीं होती है इजीली, एनडीपीएस में बेल नहीं होती है इजीली, एनडीपीएस मतलब ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस में नहीं होती है बेल इजीली, या जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, हीनियस ऑफेंसेस हैं, रॉबरी है, डेकॉइटी है, मर्डर है, रेप है, इन केसेस में बेल जो है इजीली नहीं होती है। काफी कई महीनों या कई सालों में
हो या ना हो, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इतने दिनों में या इतने हफ्तों में या इतने महीनों में, इतने सालों में बेल हो जाती है। मगर जब अरेस्ट होता है कोई आरोपी, तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो क्रिमिनल वकीलों को पता होते हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर बेल। फॉर एग्जांपल कि अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी वेपन ऑफ ऑफेंस जो है मर्डर के केस में अगर वो रिकवर होना है, या कुछ अभी कुछ क्रूशियल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, तो ऑर्डिनरीली कोर्ट उस स्टेज पे बेल नहीं ग्रांट करता, क्योंकि अगर वो बेल ग्रांट हो जाएगी तो आरोपी शायद उस एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश करे या उसको छुपाने की कोशिश करे। इसलिए बेल जो है, वो बेल के जो लॉयर्स हैं जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं, उनको आइडिया होता है कि कब बेल एप्लीकेशन लगानी चाहिए, कब नहीं फाइल करनी चाहिए, कितने दिनों में या कितने महीनों में, कितने वक्त में ये बेल नॉर्मली हो जाती है या नहीं हो जाती है। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। सर, दो तरह की ऑफेंसेस की बात हम सुनते हैं, एक बेलेबल ऑफेंसेस, एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। मैं दोनों में अंतर आपसे समझना चाहूंगा। देखिए मैंने अभी बताया, अच्छा, बेलेबल ऑफेंसेस नॉर्मली जो नॉन सीरियस ऑफेंसेस हैं जी, उनको कानून में क्लासिफाई कर दिया है कि ये बेलेबल माने जाएंगे। इसका मतलब ये है, मैंने अभी बताया कि बेल इज अ मैटर ऑफ राइट इन बेलेबल ऑफेंसेस। जिस मोमेंट पे वो आरोपी अक्यूज अरेस्ट होगा, उसी मोमेंट उसको बेल पे रिहा कर दिया जाएगा और उसको जुडिशरी के आगे एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ही उसको बेल ग्रांट कर देगी, वो एक बॉन्ड भरेगा और वो बेल पे रिलीज हो जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस नॉर्मली वहाँ वो ऑफेंसेस होते हैं जो कानून जिनको सीरियस ऑफेंसेस मानता है जी, वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। उसमें पुलिस के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसमें राइट नहीं है आरोपी का बेल पे रिहा होने का, उसमें जुडिशियल डिस्क्रिशन है। तो एक वो एप्लीकेशन फाइल करेगा आरोपी बिफोर द मैजिस्ट्रेट कंसर्न या सेशंस कोर्ट कंसर्न, और सेशंस कोर्ट या मैजिस्ट्रेट डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस जी, वो डिसाइड करेगा, जज साहब डिसाइड करेंगे कि किस केस में बेल होनी चाहिए, किस में नहीं होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इस वक्त मथुरा से ठाकुर लाल हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। ठाकुर लाल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है ठाकुर लाल, अपनी बात आप रखिए। हेलो सर, मेरा बीपीएल लिस्ट में नाम आया है जो है जी, और ब्लॉक वाले बनवा नहीं रहे, उसमें क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? सर, उसके लिए जो आपके संबंधित ब्लॉक अधिकारी हैं, जबकि बीडीओ हैं, आप उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं इस चीज के लिए, वो आप उस वक्त बेहतर सहायता वो आपकी कर पाएंगे इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप तक जुड़ने के लिए। सर, जो बेलेबल ऑफेंसेस में हम लोगों ने बेल की बात की है कि थाने से ही एक बॉन्ड भरकर आप जमानत ले सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी उसमें कोई 2 जमानतियों की जरूरत भी पड़ती है जो कि आपकी गारंटी ले पाए, तो क्या वो जमानती कौन लोग बन सकते हैं? नॉर्मली वो जमानती जो हैं, नॉर्मली वो जमानती ऐसे होने चाहिए लोकल वहीं के रहने वाले होना चाहिए नॉर्मली, जिसमें एक्सेप्शंस भी हैं। और सेकेंडली उन जमानतियों का एक कुछ कंट्रोल होना चाहिए आरोपी पे, कुछ अक्यूज पे कंट्रोल होना चाहिए। कल को जब अक्यूज पेश अगर नहीं होता कोर्ट में या इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं होता, तो जमानतियों का कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि वो इंश्योर कर सके कि वो जो आरोपी है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे या कोर्ट में अपीयर हो जाए। तो कंट्रोल, एंड नॉर्मली ही शुड बी अ लोकल रेजिडेंट ऑफ द एरिया नॉर्मली जी। ठीक है सर, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जब हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर होती है, जेल वो चले जाता है, तो उस वक्त क्या क्या ग्राउंड बन सकते हैं उसकी जमानत को लेकर? क्या अगर उसकी शारीरिक रूप से अक्षमता है या उसकी मेडिकल हालत ठीक नहीं है, उसके मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो एक ग्राउंड बन सकता है उसकी बेल के लिए? जी देखिए, मैं आपको ब्रॉडली जो प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ बेल, ब्रॉडली मैं ये प्रिंसिपल्स बताना चाहूंगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ ऑफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। कितना सीरियस ऑफेंस की एलिगेशन है उस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिफोर ग्रांट ऑफ बेल, नंबर 1।
नंबर 2, क्या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या नहीं पेंडिंग है। अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो उस दौरान बेल का मिलना मुश्किल होता है जी। फिर भी इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। हाँ जी। नंबर 3, क्या वो जो आरोपी है क्या उसके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो नहीं है, वो कितने और केसेस में इन्वॉल्व्ड है। नंबर 4, अगर उसको बेल मिलती है तो क्या ऐसा एप्रीहेंशन है कि वो गवाहों को तोड़ने की कोशिश करेगा या उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करेगा, या ऐसी कोई आशंका है या एप्रीहेंशन है कि जो एविडेंस है उस एविडेंस को वो टेम्पर करेगा, उस एविडेंस को छुपाना चाहेगा या वो डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। अगर इस तरह की एप्रीहेंशन है तो जब तक ये एप्रीहेंशंस हैं बेल ग्रांट नहीं होती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे जुडिशरी ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट्स ने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो ले डाउन किए हैं इन वेरियस जजमेंट्स, तो ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। बट इवेंचुअली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस कि कब बेल ग्रांट होगी, बेल होगी या नहीं होगी जी। तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स ऑफ ईच पर्टिकुलर केस पे। लेकिन सर चार्जशीट भी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद और उसके सारे आरोप वहां पर रखे जाते हैं, सारी चीजें रखी जाती हैं, उसके बाद बेल के प्रावधान बनते हैं। क्या वो चार्जशीट का जो नेचर है उसके ऊपर भी बेल डिपेंड करती है? जी। चार्जशीट का जो फाइल होना है, जब चार्जशीट फाइल हो जाती है कोर्ट में, इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई जी। तो अब जो सारा जो डोमेन है, सारी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से शिफ्ट होके वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ गया। तो फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट इम्प्लाइज द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, तो बेल का जो मिलना है वो बेल के जो वेरियस ग्राउंड्स हैं उसमें ये एक एडिशनल फीचर या एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन जाता है फॉर द ग्रांट ऑफ बेल कि भाई अब चार्जशीट फाइल हो गई है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है तो बेल दे देनी चाहिए आरोपी के। मगर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है, हीनियस ऑफेंस है, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद भी बेल नहीं ग्रांट होती। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ केस क्या है। हाँ सर, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से चार्जशीट दाखिल करने में डिले होती है, क्योंकि नॉर्मल अगर हम रियल ग्राउंड पर देखते हैं तो कुछ केसेस में देखने के लिए आया है कि जो एक अपक्ष होता है उसकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि चार्जशीट देर से दाखिल हो। देखिए तो क्या इसमें लॉ है, हमारे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोविजंस हैं कि जहां पे आरोपी अरेस्टेड है तो जिन ऑफेंसेस के लिए अरेस्टेड है उन ऑफेंसेस में क्या क्या पनिशमेंट ले डाउन की हुई है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट पनिशमेंट हमारे लॉ में, हमारे कानून में कुछ लिमिटेशन पीरियड है, कुछ एक पीरियड टाइम फ्रेम डाला हुआ है कि कुछ ऑफेंसेस में 30 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, कुछ में 60 डेज में हो जानी चाहिए, कुछ में 90 डेज में हो जानी चाहिए जी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। और अगर चार्जशीट उस टाइम फ्रेम में नहीं पेश होती तो एक जो आरोपी है उसको बेल का राइट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। He has a right to be granted bail। जी। तो जहां पे आरोपी अरेस्टेड है, जेल में है, वहां पे हमारे कानून में है कि भाई वहां पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनऑर्डिनेटली डिले नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। और अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती तो एक बेल का राइट जो है वो अक्यूज को वो राइट अक्रू कर जाता है और वो बेल पे रिलीज हो जाता है। ठीक है सर, इस वक्त लातूर महाराष्ट्र से राहुल देशमुख हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। राहुल, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए। राहुल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी राहुल, अपनी बात रखिए आप। नमस्कार सर, मैं अभी लातूर से बोल रहा हूँ। जी राहुल। वो सर क्या है कि मेरे कार का एक एक्सीडेंट हुआ था जी, जिसमें मैं बेल पे छूट गया, लेकिन अभी तक उसको 1 साल हुआ, लेकिन अभी कुछ कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आया। वो 1 साल पहले बेल से छूट चुके हैं, कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आया है? हाँ, तो कुछ भी नहीं आया मेरे पास। ठीक है।
लेकिन राहुल, इसमें जो आपकी चार्जशीट दाखिल हुई थी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीजें सामने आई थी, वो भी देखना हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कुछ भी इस बारे में ओपिनियन देने से पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आप क्या सलाह को देना चाहेंगे, क्या ये वापस जाकर पता करें अपने केस के बारे में? देखिए, पता तो कर लें, मगर कई बार ऐसा होता है कि बेल पे रिलीज हो गया आरोपी और अभी चार्जशीट नहीं फाइल हुई, क्योंकि जब वो बेल पे रिलीज हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं है। वो टाइम फ्रेम जो मैंने बताया अभी, वो तभी है जब वो आरोपी अरेस्टेड है, वो जेल में है। जैसे ही वो बेल पे रिलीज हो गया तो इन्वेस्टिगेशन ओपन एंडेड हो गई, उसमें कोई टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन जो है डिले हो जाती है, कई 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 कारण की वजह से डिले हो जाती है, या पुलिस जो है कभी कभी कैलेस भी हो जाती है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं लेती। तो कई बार हमने देखा है कि एक्सीडेंट का केस है, फॉर एग्जांपल, बेल ग्रांट हो गई, बेलेबल ऑफेंस है, बेल ग्रांट हो गई, अब इन्वेस्टिगेशन डिले हो रही है बिकॉज वो एक्सीडेंट के जो केसेस हैं दे आर नॉट कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो तीन साल के बाद भी चार्जशीट फाइल होती है। तो जब चार्जशीट पेश होगी, कोर्ट उस चार्जशीट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेगा और फिर वो समन करेगा अक्यूज को। जब वो समन करेगा तो अक्यूज पेश हो जाएगा और फिर वहां से वो ट्रायल शुरू हो जाएगी। तो मेरे को तो इनको यही एडवाइस देनी है कि ये इंतजार करें, जब चार्जशीट पेश होएगी, जब समन आएंगे तो ये कोर्ट में पेश हो जाएं। ये जरूरी है कि अगर इनका एड्रेस बदल गया हो, ये कहीं शिफ्ट कर गए हों, पुराने एड्रेस पे कोई समन्स आ गए हों जो इनको ना पता हो, तो उससे बचने के लिए, उस सिचुएशन को अवॉइड, कभी कल को वारंट ना इशू हो जाए, नॉन अवेलेबल वारंट ना इशू हो जाए, इससे बचने के लिए अपना पता कर लें, वो थाने में जाके या कोर्ट कंसर्न में इनफॉर्मली पता कर लें। जी, ये सिचुएशन में बनते हम लोग देखते हैं सर कि अगर आरोपी का पता बदल जाता है तो सम्मान उस तक पहुंच नहीं पाता है और फिर उसके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आरोपी फिर क्या कर सकता है? नॉर्मली तो देखिए, जब आप कोई एड्रेस अपना शिफ्ट करेंगे तो नॉर्मली जो करेक्ट, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो तो ये है कि जो थाना कंसर्न्ड है, जो पुलिस स्टेशन कंसर्न्ड है, जहाँ पे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वहाँ जाके उनको इंटीमेट कर दिया जाए। वैसे ऐसे ही वारंट नहीं इशू हो जाते। जब वो एड्रेस शिफ्ट हो जाता है तो समन्स गए तो रिपोर्ट आ जाती है कि भाई वहाँ पे तो मिले नहीं, फिर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका क्या करेक्ट एड्रेस है, पुलिस वो नया एड्रेस ढूंढती है, वहाँ पे समन्स जाते हैं। अगर नॉर्मली वारंट जो हैं वो तब इशू होते हैं जहाँ पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये डेलिबरेटली ये आ नहीं रहा कोर्ट में, ये कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, ही इज नॉट अपियरिंग इन द कोर्ट। ओनली इन दोज केसेस वारंट्स आर नॉर्मली इशूड। वारंट्स आर नॉट इशूड मैकेनिकली इन एवरी केस। राइट सर, ठीक है सर। एक बहुत दिलचस्प लाइन मैंने पढ़ा है कि कोर्ट का एक डायरेक्शन भी है कि रूल इज टू बेल नॉट टू जेल। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी ये देखिए, ऐसा है, बेल नॉट जेल, ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। इसका मतलब ये है कि बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। और इस प्रिंसिपल का जो बेसिस है वो ये है कि एवरी अक्यूज्ड हैज अ राइट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। Every man, every accused is presumed to be innocent until proven guilty. तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, तो ही इज इनोसेंट टिल द पॉइंट ही इज कन्विक्टेड। तो जब वो इनोसेंट है तो देयरफॉर बेल should be ordinarily granted. Bail is the rule, jail is an exception. अगर आप बेल डिनाई करेंगे तो आप एक इनोसेंट को बेल डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि he is enjoying the presumption of innocence. तो therefore ये जो प्रिंसिपल है बेल नॉट जेल, इसका जो बेसिस है वो presumption of innocence is the basis of this principle of bail not jail. But it depends upon the facts of each particular case, especially the nature of the offence alleged. ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर सहायता इस बारे में देने के लिए और बेहतर जानकारियां रूल ऑफ बेल के बारे में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज का वो वर्ग जहां तक न्याय की पहुंच नहीं है या जो लोग न्याय तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाते, कोई भी मुश्किल उनके सामने आती है, उनको कानून का सही तरीका समझ नहीं आता या फिर कानून की सहायता लेनी कैसे, उनको ये अगर दिक्कत पहुंचती है, तो हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपके लिए निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता लेकर। नमस्कार।